तो कक्षा 9 में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। मोटी मोटी बातें बहुपद के बारे में बताते हैं। पहली बात तो बहुपद का नाम इस तरह से रखते हैं, px py pz। हम केवल उन्हीं बहुपद के बारे में बात करेंगे जिसमें एक ही चर होगा। ठीक, अब जैसे हमने कहा px, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन x, x में बहुपद। ये बहुपद कैसा भी हो सकता है, 3x + 5, y में बहुपद 3y² + 3y + 2। मतलब अगर x में बहुपद है तो x के पद होंगे, y में बहुपद है तो y के, z में है तो z के होंगे, t में है तो t के होंगे। बहुपद कहते हैं किसको है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, जिसमें पद होंगे जो प्लस और माइनस से एक दूसरे से अलग अलग होंगे। जैसे प्लस लगा के माइनस भी लगा होगा, जहां तक प्लस लगा वहां तक एक पद आ रहा है। यह है 3 × y, ये एक पद है। प्लस के बाद दूसरा पद आ गया, ये तीसरा पद आ गया। कितने पद है इसमें, 3। इसमें कितने पद है, 2। ऐसे ही बहुपदों के प्रकार की बात करें तो हमारे पास बहुपदों के प्रकार, और सबसे पहले बहुपद की परिभाषा लिख लेंगे जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। संख्याओं के बारे में हमने कल बताया, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुपद x में है तो x की घात कितनी है, 1। यहाँ पे x की घात नहीं है तो x की घात 0 लिख लो, क्योंकि 0 का मतलब होता है किसी की भी संख्या की घात की 0, 1, और किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 से गुणा कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुपद की घात 1 है और 0 है, और 0 और 1 दोनों ही कैसे हैं, पूर्ण संख्या है। यहाँ 2 1 0 का। लेकिन अगर मैं कोई बहुपद ऐसा लिख दूँ आपके सामने, px = 3x की घात 3/2 + 2, ठीक है, तो यहाँ x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद समझ में आ गई बात। या मैं ऐसे लिख दूं, px = 3x + 5/x + 2। तो आप कहोगे बहुपद की घात 1 है, लेकिन घात जो मानी जाती है वो अंश में मानी जाती है। अंश में लेके जाओ इसको, 3x + 5 x की घात -1 + 2, और माइनस जो है -1 वो पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपदों में आप क्योंकि पढ़ के आओगे दिखा, इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे। बहुपद बीजीय, वैसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें जो चर है उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी 0 1 2 3 के अलावा कुछ, ठीक है, मतलब यही वाली होंगी 0 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं बहुपदों के प्रकार। तो बहुपदों के प्रकार हम 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। किस किस के आधार पर, तो बहुपदों के प्रकार हम पढ़ेंगे सबसे पहले पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जो बहुपदों के प्रकार है वो सबसे पहले आता है, अच्छा नहीं, एक पद है, एक पदीय व्यंजक या बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है। फॉर एग्जाम्पल px = 3x या py = 23y की घात 3, ठीक है। केवल कितने पद है इसमें, यहाँ कितना है, यहाँ कितने पद है, 2। ये 2 पद है, तो ये वाला एक पदीय बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, जिसमें केवल एक पद हो। शॉर्ट में लिखो, ठीक है। दूसरा आ गया द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद कौन से होंगे, जिसमें 2 पद हो। फॉर एग्जाम्पल px = 3x² + 2, है ना, और मान लो बहुपद टी में लिख रहे हैं तो 4t² + 3t, ठीक है। ऐसे 3 पद होंगे त्रिपद,
4 पद होंगे चतुर्पद, वैसे 3 से आगे जो पद होते हैं उनको बहुपद कहते हैं। बहु मतलब मैनी और पद मतलब टर्म, ठीक है, मैनी टर्म जिसमें होते हैं, समझ में आ गया। एक टर्म है तो एक पदी है, 2 टर्म है तो 2 पदी है, 3 टर्म है तो 3 पदी है। पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं और बहुपद को इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसलिए सबसे पहले बहुपद का नाम लिखते तो पी से लिखते हैं, क्योंकि पी फॉर पॉलिनोमियल। आप सोचो क्यू से क्यों लिखते हैं, क्यू से भी लिख सकते हैं, आर से भी लिख सकते हैं, जेड से भी लिख सकते हैं। कोई भी बड़ा कैपिटल लेटर लिखिए, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए जिस चर में बहुपद है, वो चर लिख दीजिए, उसे में बहुपद हो जाता है। अब दूसरे प्रकार आते हैं घातों के आधार। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। घातों के आधार पर कैसे, जैसे ये बहुपद देख रहे हैं, किसी बहुपद की घात होती है चर की सबसे बड़ी घात। इस बहुपद की घात बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ। जब बहुपद ही नहीं है तो घात कहाँ से आएगी? जो बहुपद है ही नहीं उसकी घात कहाँ से आएगी? तो सबसे पहले जो आएगा घातों का आधार बहुपद के प्रकार, वो आएगा अचर बहुपद, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो बहुपद होता है जिसमें चर की घात शून्य होती है। चर की घात यानी चर होता ही नहीं है, ठीक है। यानी यदि px बराबर a, जहां a 0 नहीं तो px a कैसा होगा? अचर बहुपद। जहां a एक कैसी संख्या है? वास्तविक। यानी ऐसा बहुपद जो 0 के बराबर नहीं है और 0 के अलावा किसी के भी बराबर अगर है, यानी px बराबर 35, इसमें x है ही नहीं, py बराबर 30, pz बराबर 135, ये सारे बहुपद कैसे हैं? अच्छा, ये x में बहुपद है, x नहीं है, y में बहुपद है, y नहीं है, z में बहुपद है, z। अच्छा, इसकी घात बताओ। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात कितनी होगी? क्यों होगी? क्योंकि इसमें चर है। ठीक। एक आता है बहुपद के शून्य, नोट में लिख लेना। इसको बाद में बात करें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आज तो मैं कक्षा 9 का सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप जो कक्षा 9 में भूल गए पढ़ के वो आपको याद आए। दूसरा आता है शून्य बहुपद। नीचे लाइन छोड़ देना सबके, कम से कम 2-2 लाइनें सबके नीचे छोड़ देना, हमें जरूरत पड़ेगी। शून्य बहुपद, इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? अगर कोई बहुपद स्वयं शून्य के बराबर है तो उसे जीरो पॉलिनोमियल बहुपद है। यदि बहुपद का मान ही शून्य के बराबर, ये सबसे महत्वपूर्ण बहुपद है। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। जो बहुपद शून्य के बराबर वह शून्य बहुपद कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब यहां से समझो आप शून्य बहुपद के शून्य। पहले बहुपद का किसी बहुपद का x बराबर c पर मान, पहले इसको समझते हैं, ये नोट में लिख लेना। बहुपद का x बराबर c पर मान, मान लीजिए कोई बहुपद px है, px का x बराबर c पर मान pc होगा।
बहुपद पी एक्स का एक्स बराबर सी पर मान पी सी होगा। इसका क्या मतलब है समझिए, बहुपद पी एक्स में एक्स के स्थान पर सी रखने पर प्राप्त मान पी एक्स का एक्स बराबर सी पर मान कहलाता है, जिसे किससे लिखते हैं, पी सी से लिखते हैं या निरूपित करते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं, दोहराऊंगा। मान लीजिए एक बहुपद है हमारे पास पी एक्स बराबर 3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ कहूँ x बराबर सी पर पी एक्स का मान, तो x बराबर सी पे जब पी एक्स का मान आएगा तो बहुपद में x की जगह क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। तो कितना आ जाएगा, 3c प्लस x की जगह क्या लिख दिया, ठीक। और इस जो px था, अब वो जब हमने x की जगह c लिख दिया, तो ये जो बात हमने लिखी x बराबर c पर px का मान, इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म में लिखूं तो लिखूंगा खाली pc। भाई इतना बड़ा बार बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं p1, p1 का क्या मतलब, pc का क्या मतलब था, x बराबर c पर px का x बराबर c पर मान pc, यानी pc का मतलब है x बराबर c पर बहुपद px का मान। एक बार फिर लिख देता हूँ ये बात, pc का मतलब हुआ, pc का मतलब है x बराबर c पर बहुपद px का मान। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ p1 निकालो, इसका क्या मतलब हुआ, x बराबर 1 पर बहुपद px का मान। x बराबर 1 पर बहुपद px का मान निकालेंगे तो बहुपद में x की जगह कितना लिख देंगे, कितना आ गया, ये 5 इस बहुपद का, ये px जो था इसका जब p1 निकाला तो कितना आया, 5। इसका जो मतलब है p1 बराबर 5, इसका मतलब है बहुपद px का x बराबर 1 पर मान। और वो कैसे आएगा, x की जगह एक जब बहुपद में रखेंगे तो इधर से तो मान निकल के आएगा, और इधर से हम x की जगह 1 लिखकर, ये जो भाषा हम लिख रहे हैं x बराबर 1 पर बहुपद px का मान, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि बहुपद px बराबर ये है तो x के हम हजारों करोड़ों लाखों मान रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी मान रखो, सबके लिए बहुपद का मान निकल के आएगा। कोई भी मान जब x का रखोगे तो उसके लिए बहुपद का मान निकल के आएगा। आप क्या है 2 रख दो, p2 कितना आ जाएगा, यहाँ x कितना लिखोगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, p5 बताओ कितना आ जाएगा, 17, बिल्कुल ठीक। p3 बताओ कितना आ जाएगा, 11। अरे सबको समझ आ गई ये बात। p3 मतलब है बहुपद px का x बराबर 3 पर मान। और वो कैसे प्राप्त होगा, बहुपद में x की जगह 3 लिख दो, तो 3 दिया 9 और 2 11। अब हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कि x बराबर 3 पर बहुपद px का मान निकालो, सीधा कह दिया p3। हम भी समझ गए और आप भी समझ गए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, आप भी समझ जाओगे। बात समझ में आ गई। यहां से एक नया कंसेप्ट आता है, बहुपद के शून्य, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या होते हैं बहुपद के शून्य, किसको हमें समझना पड़ेगा। शून्य और शून्य में भी अंतर होता है। एक बात याद रखेंगे, शून्य और शून्य दोनों में अंतर होता है। शून्य अलग होता है और शून्य अलग होता है। इस बहुपद के शून्य को हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ। अब जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का x के वो मान, अगर बहुपद x में, अगर बहुपद y में होगा तो y के वो मान, और बहुपद जिसमें भी होगा वो उसे चर कहते हैं। ठीक है, तो चर के वह मान किसी
बहुपद में या बहुपद के लिए चर के वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के कोई बात समझ में आती नहीं है। मान लीजिए हमने बहुपद ले लिया px बराबर x माइनस। अब हमें ढूंढना है बहुपद px के शून्य। क्या ढूंढने? किसके? बहुपद px। और वो क्या होंगे? बहुपद के शून्य? वो चर कौन है? x के वो मान होंगे जो इसको जीरो बना दे। तो ऐसा कौन सा मान है बहुपद को जीरो बना दे रहा है? आप x की जगह 1 लिख दीजिए। p1 का मतलब क्या होगा? p1 का क्या मतलब होगा? x बराबर 1 पर बहुपद px का मान। इस p1 का मतलब हुआ का अर्थ फिर लिख रहा हूं एक बार, है कि x बराबर 1 पर बहुपद px का मान। तो ये नोट में, तो अगर हम p1 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 1, x की जगह 1 लिख देंगे। और बहुपद का x बराबर 1 पर मान क्या होगा? प्रतिस्थापित कर दीजिए x को 1 से, तो p1 कितना हुआ? कितना आ गया? 0। यानी ये बहुपद px जब हमने x बराबर 1 रखा तो किस में बदल गया? और शून्य कौन सा बहुपद है? शून्य। यानी ये शून्य बहुपद बन गया x के किस मान के लिए? x के किस मान के लिए? x बराबर 1। अगर एक बहुपद में ले रहा हूं px बराबर x प्लस 3, ये कब शून्य बनेगा? जब मैं x का माइनस 3 कितना है? तो यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि p माइनस 3 बराबर 0 है, इसका अर्थ हुआ x बराबर माइनस 3 किसका? बहुपद px का क्या है? शून्य है। क्यों है शून्य? क्योंकि x बराबर माइनस 3 ने इस बहुपद को शून्य बहुपद बना दिया। शून्य बहुपद बना दिया ना? तो यही मैंने परिभाषा में लिखा है कि किसी बहुपद। अब हमें कैसे पता? अगर खाली p माइनस 3 लिखा है, हमें कैसे पता कि ये x का मान है? ऊपर कुछ नहीं दिया, खाली दिया है p माइनस 3 बराबर 0। अब हमें क्या पता कि ये x बहुपद x में है, बहुपद y में, बहुपद z नहीं पता ना? तो आप अपनी तरफ से ही शुरू में x से ही मान के चलो जब तक सवाल में नहीं बताया। इसका मतलब x बराबर माइनस 3 बहुपद px का शून्य। यहीं से एक प्रमेय आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है, उसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि यदि pa बराबर 0, a कोई संख्या है और किसी बहुपद का a पर जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी शून्य बहुपद है और वो शून्य बहुपद x के किसी मान के लिए है। मैंने क्या बताया कि जब तक हमें नहीं बताएगा कि बहुपद कहाँ है, हम किस में मान के चलेंगे? x पे। तो x माइनस a अपने आप ही याद है। अगर x बराबर a पर बहुपद का मान कितना है? शून्य। तो x जो चर है, चर तो हमेशा x मानेंगे अगर जब तक नहीं बताएगा, और जिस पर मान शून्य आ रहा है उसका निशान बदल दो, प्लस का ये माइनस। x माइनस a px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। बात समझ आ गई? यदि किसी बहुपद का मान किसी चर पर दे रखा है तो x में से अचर पे दे रखा है और शून्य बहुपद हो रहा है वो, तो आप उस x में से चर को घटाएंगे और जो भी आएगा वो px का गुणनखंड होगा। क्लियर हो गई बात? ये तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि भाई शून्य क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक, अब सवाल ये होता है, हर सवाल को देख के तो नहीं पता लगेगा एकदम से। मान लीजिए मैंने कह दिया px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैंने कहा इसके शून्य ज्ञात करो, के क्या याद करने? शून्य ज्ञात। ये आपका सवाल है।
अब बताइए कैसे ज्ञात करोगे शून्य? यहाँ तो हमने साफ साफ दिख रहा था, अब यहाँ पर रख के देखोगे, कोई 1 रखेगा, कोई 2 रखेगा, कोई 3 रखेगा, कोई 4 रखेगा, कोई 5 रखेगा, कोई 3 रखेगा, कोई 2 रखेगा, कोई -2 रखेगा, कोई -3 रखेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि पता लगा इसका मान अगर बटे में हुआ 3/5, 5/8, 9/8, हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए भी मैथ में कोई विधि होनी चाहिए। अब ये बताओ शून्य खुद क्या है? जो बहुपद को शून्य बनाता है। अगर मैं इस बहुपद को शून्य मान लूं तो एक समीकरण आ जाए। उस समीकरण को अगर मैं हल कर लूं तो चर के मान आ जाए। वो चर के मान मुझे तब प्राप्त हुए हैं जब मैंने बहुपद को ही शून्य मान लिया था। तो इसका मतलब जो चर के मान निकल के आएंगे वो क्या होंगे? बहुपद के शून्य होंगे। इसलिए जब हमें किसी बहुपद के शून्य निकालने होते हैं तो हम बहुपद को कौन सा बहुपद मान लेते हैं? शून्य बहुपद। हम बहुपद को ही शून्य बहुपद मान लेते हैं। लेकिन शॉर्ट में लिखते क्या है हम? शून्य ज्ञात करने के लिए नोट में लिख लेना, बहुपद को क्या मान लेते हैं? शून्य बहुपद मान लेते हैं। उसके बाद प्राप्त समीकरण को हल करके शून्य प्राप्त हो जाता है। ये आप ये वाली बात भी नोट में लिख लें, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको तुरंत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मुझे किसी बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं? शून्य, तो मैं उस बहुपद को क्या मान लूंगा? शून्य। अब ये बातें तो हमें पता लग गई ना, हमें भी पता है, आपको भी पता है, जो कॉपी चेक करेंगे उन्हें भी पता है। तो जब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टू फाइंड, अरे यार सारे कपड़े गंदे करवाओगे, इसको हटा देंगे ना, हटा दो बहुत आराम से, उधर ध्यान रखो, और पीछे डाल दो, पीछे डाल दो। चलिए, तो हमें इंग्लिश में लिख दे थोड़ा, अरे इंग्लिश में लिख दे। टू फाइंड जीरोस, क्या फाइंड करना है हमें? जीरो, यानी शून्य। शून्य को शून्य बहुपद समझ में आ गया? तो हम बहुपद को ही शून्य बहुपद मान लेंगे, सीधे सीधे px बराबर अपने आप। ये अंडरस्टूड हो गई बात? अब px का मान क्या था? -5x + 6 बराबर क्या बन गया? एक समीकरण। अब समीकरण को हल करने का तरीका है, जब भी हमें कोई द्विपद दिया हो, द्विघात पद दिया है, हम उसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। अचर पद कौन है इसका? कांस्टेंट। 6 के ऐसे टुकड़े जुड़ के 5 आ जाए, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ऐसे तो करते थे, x² मध्य पद में ब्रैकेट लगाते थे, x + 6 बाकी ऐसे लिखते थे। अचर पद 6 है, 6 के ऐसे टुकड़े, क्योंकि अचर पद का निशान प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अचर पद के ऐसे टुकड़े जुड़ के क्यों आ रहा है? क्योंकि अचर पद का निशान प्लस का है। ठीक है, 6 के टुकड़े हुए, 3 दूनी 6, 3 × 6 x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन ले लो, x - 3 -2 कॉमन ले लो, x - 3। ये समझ में आ रहा है? दोनों में से x कॉमन है। कॉमन का मतलब है जो पहले तो उभयनिष्ठ या कॉमन चर होना चाहिए, और उसके अलावा सबसे छोटी घात कॉमन निकाल लेंगे, और जितनी घात कॉमन निकालेंगे उतनी कम करके ब्रैकेट में लिखेंगे। बड़ा सीधा कंसेप्ट है। x निकाल लिया हमने, 2 थी, 1 कम कर दी, यहाँ x निकाला है, 1 कम करोगे 0। यहाँ हम देख रहे हैं जो पहले आया है ब्रैकेट में, कोई बाद में आना चाहिए। बाद वाला टर्म प्लस का है तो मुझे माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, और मैं देख रहा हूँ 2 और 6 में भी 2 कॉमन आ रहा है, चर तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा। ठीक है, कॉमन हमेशा HCF आता है। 2 और 6 का यानी मासा, 2 और 6 का मासा 2 है, तो जो बाहर लिखते हैं उससे भाग करके ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 से भाग करो इसे, 1 बचा, तो 2 दिया 6। कॉमन लेने का बड़ा सीधा टर्म है, जो ब्रैकेट के बाहर उससे सारे पदों को भाग करके लिख देंगे, चाहे वो संख्या है चाहे वो चर है। ठीक है, चर का तो बड़ा आसान है, उतनी घात कम कर दो जितनी बाहर ली। अब आप देखें दोनों में x - 3 आ गया, x - 3 कॉमन ले लो, क्या बचा?
जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर दो संख्याओं का गुणा हो रही है तो या तो दोनों जीरो या दोनों में से कोई एक जीरो, तभी तो जीरो आ सकती है। दोनों संख्याओं की गुणा कितनी आ रही है? जीरो। या तो ये जीरो होगा या हमें तो नहीं पता, तो हम मान लेते हैं। यहाँ से पता लगा हमें कि x माइनस 3 बराबर जीरो होगा या x माइनस 2, और कोई स्थिति है ही नहीं जो दो संख्याओं की गुणा को जीरो बना। यहाँ से 3 को इधर ले जाओगे तो x का मान कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया? ये कब आया मान? जब मैंने बहुपद को किसके बराबर लिया? इसका मतलब है कि जब मैं x का मान 3 रखूंगा, यहाँ पर रख के देखो 9, 5 दिया 15, 9 में से 15 घटाओ -6, -6 प्लस 6 कितना हो गया? ऐसे दो रख के देखो 4, 5 दूनी 10, 10 में से 4 में से 6 10 गया, -6 प्लस 6 0। और दुनिया में x का कोई मान ऐसा नहीं है जिसको यहाँ रख के LHS RHS के बराबर आ जाए। कोई मान ही ऐसा नहीं है। आप रख के देख लेना, घर पे ढूंढ लेना, ठीक है? पूरी जिंदगी लगा दो मान ढूंढने में, या हमारी बात पर विश्वास कर लो। क्या करना है? जितनी घात होती है किसी बहुपद की, उतने ही उसके शून्य क्या, उतने ही उसके हल होते हैं। और किसी समीकरण के हल को ही समीकरण के शून्य कहते हैं। अगर समीकरण के LHS को बहुपद कहूं तो समीकरण के हल होने का मतलब x के मान निकल के आना। भाई ये समीकरण है x माइनस 2 बराबर 0, इसका हल क्या आया? अगर ये x माइनस 2 को मैं बहुपद कह दूं, px नाम रख दूं इसका, ठीक है, तो इस बहुपद के जो शून्य निकल के आए हैं वही इस समीकरण के हल होंगे, ठीक है? ये सब आपस में संबंधित चीजें हैं। तो कुल मिला के x माइनस x बराबर 3 और x बराबर 2 क्या है? x बराबर 3 तथा x बराबर 2 बहुपद px के क्या होंगे? शून्य तो होंगे। और अगर ये शून्य है तो p 3 बराबर भी 0 आएगा और p 2 बराबर भी 0 आएगा। निकाल के देखते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? जांच। क्या कर रहे हैं हम? जांच करेंगे। बहुपद में x की जगह 3 रखो, 3 का वर्ग 5 × 3 + 6 कितना आ गया? 0 आ गया। ये 9 हो गया, 15 हो गया। 9 में से 15 घटाओ -6 प्लस 6 0, और 2 लगाओ, x का मान 4, 5 दूनी 10, 4 में 10 घटाया -6 प्लस 6 0। और दोनों ही ये आप देख रहे हैं p 3 बराबर कितना आ रहा है? 0। तो अगर मैं यह गुणनखंड फिर में लगा दूं p a बराबर 0, तो क्या होगा? x माइनस a px का गुणनखंड। अगर p 3 बराबर 0 है तो यहां से पता लगेगा x माइनस 3 पर आ रहा ना, x माइनस 3 px का क्या होगा? ऐसे ही p 2 बराबर 0 आ रहा है, यहां से पता लगेगा x माइनस 2 बहुपद px का ये सब नोट में चलेगा। यहां तक तो बहुपद का शून्य ज्ञात कर दिया। यहां से आगे जो कहानी चल रही है, ठीक है, ये क्या है, किस चीज में आएगी? नोट में आपको कंसेप्ट डेवलप होना। क्या क्या कंसेप्ट हमने पढ़ लिया? ये बहुपद होता है जिसमें चर होता है, उस चर की घात पूर्ण संख्या होती है। उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है, ठीक है? उसमें बहुपद जो है वो अचर भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अभी हम केवल उसकी बात करें जिसमें x आया ही नहीं है। तो ये अचर बहुपद के बारे में हमने बता दिया, ये शून्य बहुपद के बारे में बता दिया। फिर हमने कुछ ऐसे बहुपद देखे जो ना तो अचर थे ना शून्य थे। उन बहुपद में नई चीज निकल गई शून्य, यानी क्या चर के ऐसे मान रखे जा सकते हैं जो बहुपद को शून्य बना दें। उन चर के मान को जो बहुपद को शून्य बना रहे हैं उनको हमने क्या कहा? शून्य। फिर शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? शून्य को ज्ञात करने पर गुणनखंड में किस तरह से लगती है? ये सब जितने हम सवाल बोल रहे हैं इन सबको आपको अपनी कॉपी में पहले तो ये सब उतार लेना है। फिर जितने हमने ये बातें बोली हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, बहुपद के शून्य को बहुपद में से क्या संबंध है, क्या विशेष कार्य करता है शून्य, वो क्या करता है? बहुपद में अगर शून्य का मान रख दिया जाए चर की जगह तो बहुपद को वो क्या बना देता है? इसके आगे कल बात। ये सब कक्षा 9 की बात थी जो हमने आज आपको बता दी। कल से कक्षा 10 की बात